नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटियां बहुतायत में पाई जाती हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय भी जो हमारे हकीम और वैद्य थे वो भी इन्हीं जड़ी बूटियों से लोगों के रोगों का उपचार किया करते थे। और वर्तमान समय में भी अगर हम ग्रामीण परिवेश में देखें तो वहाँ पर भी लोग जो है वो इन्हीं जड़ी बूटियों से रोगों का उपचार किया करते हैं। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ की जलवायु जो है वो विभिन्न प्रकार की है, जिससे यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं वो उगाई जाती हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है हिमाचल प्रदेश में औषधीय जड़ी बूटियाँ व सुगंधित तेल की खेती। और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री नागेंद्र गुलेरिया जी, जो कि एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटरी ऑफ फॉरेस्ट और साथ ही में ये प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टर है जायका, जो कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हिमाचल प्रदेश में जो है वो डिफरेंट तरह का जो हमारा जलवायु है वो पाया जाता है, तो यहाँ पर मुख्य तौर पर जो है वो कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो है वो पाई जाती हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो क्योंकि हिमालयन क्षेत्र है जी, और पौराणिक तौर पे भी आप जानते हैं कि हिमालय जो है वो जड़ी बूटियों का भंडार जिसको बोलते हैं वो था जी। और अभी भी हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर विशेष तौर पे और कुल मिला के हिमालय के अंदर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं जो कि इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पे भी यूज़ होती हैं जी। अगर मैं जैसे आपने प्रश्न किया कि जड़ी बूटियों की बात करें, अगर पूरे देश में हम जड़ी बूटियों की बात करें तो 30% जड़ी बूटियाँ जो हैं हमारे यहीं पाई जाती हैं जी। और हमारे पास लगभग 1750 स्पीसीज ऐसी हैं जो जड़ी बूटियों के तौर पे हमारे जो पारंपरिक तौर पे जो हमारे वैद्य लोग थे या आज भी घर में जैसे उपचार करते बोलते हैं दादी माँ नानी माँ वाला जो उपचार है वो बहुत कॉमनली हम लोग इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे हैं। और आगे को तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अब रिसर्च हो रही है दुनिया भर में तो उसमें हमारी जड़ी बूटियों का जो महत्व है वो भी और बहुत ज़्यादा अहम हो रहा है जी। तो जी। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है कि औषधीय जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उसकी खेती, तो जो हमारे किसान भाई बहन हैं जो इन जड़ी बूटियों की खेती करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका डिपार्टमेंट है और जो सरकार है वो किस तरह से उनकी मदद करती है? बहुत 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 अच्छी सी आपने ये बात की, क्योंकि जब हम बात करते हैं जड़ी बूटियों की खेती की तो लोगों को लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ बात कर रहे हैं, हमें तो आदत है फसल उगाने की या बहुत से लोग अब वेजिटेबल के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब हम जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता। तो मैं आपको जैसे सरकार की तरफ से या जो वैज्ञानिक तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में अगर हमने किसान की इनकम को सुनिश्चित करना है तो जड़ी बूटियों का उसमें बहुत योगदान है। आप देखते हैं कि हम फसल उगाते हैं, टमाटर की फसल उगाते हैं और जब टमाटर का पीक सीजन आता है तो टमाटर के रेट जो है वो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो होते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि औषधीय पौधों का रेट जो है वो घट गया या बिक नहीं रही है। हमारे पास मतलब जितना अवेलेबल है उसके 200 गुना ज़्यादा डिमांड है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वन विभाग के तौर पे की तरफ से हमने एक योजना जनता के बीच में लाए जिसको हम कहते हैं वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। इसमें हमने कम्युनिटीज़ के साथ काम करने की बात की और कम्युनिटीज़ को हमने कहा कि भाई आप उनको हमने जोड़ा और हमने उनको 2 तरह से अपने साथ जोड़ा। पहला तो ये था कि हमने कम्युनिटीज़ को कहा कि तुम अपनी खेतों में इन जड़ी बूटियों को उगाओ, जिसके लिए बहुत से लोग रिस्क लेने को तैयार नहीं होते शुरू में। फिर हमने उनको कहा कि हम आपको कुछ कम्युनिटी लैंड जो है जो वन भूमि है उसमें हम बड़े पौधे भी लगाओ और उसकी जो निचली स्टोरी है उसमें जड़ी बूटियों का ट्राई करो। तो उसके हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट अब सामने आने लगे हैं। मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे मैं आपने जिक्र किया कि जायका फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर चला है और इसमें हमने विशेष तौर पे एक कंपोनेंट रखा है जिसको हमने जड़ी बूटी को प्रोपेगेशन के लिए रखा हुआ है और इसमें हमने बहुत सक्सेसफुल ट्रायल कोई 12-13 स्पीसीज के बहुत सक्सेसफुली कर लिए हैं, जिसमें हमारा एलोवेरा है। लोगों ने बहुत एंथुजियाज्म के साथ अपने खेतों में एलोवेरा की खेती शुरू की है और हमने उसको मार्केट से लिंक कर दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट अब आने लगे हैं। उसी तरीके से जो
आप औषधीय पौधों की बात करते हैं, जड़ी बूटी की बात करते हैं, तो हमने कुछ जगह जो है जड़ी बूटियों के ट्रायल किए। जैसे हमारा एस्पेरेगस है, जिसको हम संसपाली बोलते हैं निचले हिमाचल के अंदर, तो उसकी जो जड़ें हैं वो 300 रुपये किलो बिकती हैं। तो अभी हमने सरकारी जंगल में एक कुछ कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करके उसमें उनको वो एरिया दिया, तो अब उसमें बहुत अच्छी सी रिटर्न का हमें उम्मीद है। और जो हमारी रफ कैलकुलेशन है, लगभग हमने 25,000 पौधे एक प्लॉट पे लगाए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम लगभग 10-12 लाख की वो जड़ी बूटी जो है वो बेचेंगे। और हमने ये तय किया है वन विभाग और प्रोजेक्ट में कि वो जो उनको लाभ है 10-12 लाख का जो उनको लाभ होगा वो उनके कम्युनिटी के खाते में जाएगा। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से कड़ू है, पतीस है, एलोवेरा जैसे मैंने जिक्र किया, और इसके अलावा चराइता है। चराइता की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सी औषधीय गुण उसमें पाए जाते हैं, तो इसकी भी हम कम्युनिटी के साथ मिलके लोगों को बता रहे हैं, और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसको अपनाएं। धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एकदम उसको अडॉप्ट करने में थोड़ी सी लोगों में दिक्कत होती है। सर, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कोई भी क्रॉप स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर सपोज करो कोई प्लांटेशन कर रहा है वेजिटेबल, तो उसको तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सर जड़ी बूटियों के ऊपर, और जड़ी बूटियों का मेन होगा कि हमें वो स्पीसीज किस तरह से हमें अवेलेबल होगी ताकि वो फार्मर्स उसको इजीली अपने लैंड पे उगा सके। बहुत अच्छी बात की आपने। हमने जो इस प्रोजेक्ट में, अपने जो जायका फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है, उसमें हमने एक लीड ली, और हमने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी तय करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ को हम कैसे प्रोपेगेट कर पाएंगे। तो सीड कलेक्शन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक जो है हमने उसकी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन की, और जब वो स्पीसीज़ डॉक्यूमेंट हो गई उसके बाद हमने कहा कि अब हम नर्सरीज में इसको रेज करते हैं। तो वन विभाग की नर्सरियों में हम उसको रेज कर रहे हैं। फिर हम हेल्प ले रहे हैं, जैसे रीजनल सेंटर है जोगिंद्रनगर में आयुर्वेद विभाग का, तो उनकी हेल्प ले रहे हैं, दूसरे लोगों की भी हेल्प ले रहे हैं। तो वहाँ से हम इसको जोड़ के, इवन उत्तरांचल के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जीबी पंत इंस्टीट्यूट है, और हमारे अपने IHBT पालमपुर है, जीबी पंत इंस्टीट्यूट है, हमारा HFRI है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब की हम हेल्प ले रहे हैं। इसमें जो वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके माध्यम से फिर हमने एक स्टैंडर्ड मॉडल तैयार किए। अब उस स्टैंडर्ड मॉडल के बाद हमने नर्सरीज तैयार की वन विभाग के तहत। फिर हमने लोगों को वो पौधे देने की बात की है, और हम चाहते हैं कि लोगों को हम वो पौधे दे के, लोग दोनों ऑप्शन है, सरकारी ज़मीन में लगाना है सरकारी ज़मीन में लगाइए, अगर प्राइवेट लैंड पे लगाना है तो इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट लैंड पे भी लगा सकता है। तो हम दोनों तरह से जो है इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे ढंग से टेक्नोलॉजी उनको दी जाए, ताकि उसकी फसल जो है वो एक इंश्योर्ड इनकम के तौर पे सामने आए। जी सर, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हम जो है वो उसको अपने गवर्नमेंट लैंड पे भी लगाते हैं और इंडिविजुअल। सर, तो जो गवर्नमेंट लैंड पे जब कोई फार्मर लगाएगा या कम्युनिटी उसमें अपना पार्टिसिपेशन करेगी, तो उसका प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा या 50-50 शेयर होल्डर्स होते हैं? 100% पब्लिक को जाएगा। पब्लिक मीन्स जो सबसे पहले हमारी एक अप्रोच समझ लीजिए कि हम गांव में जाके एक विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी बनाते हैं, और उस सोसाइटी को हम रजिस्टर कराते हैं सोसाइटीज एक्ट के तहत। फिर हम उनको सपोर्ट देते हैं, और हम गांव जो कम्युनिटीज़ हैं, जो उनका ग्रुप है, यूज़र ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रुप जो है गांव के अंदर, वो एक ग्रुप 10-12 परिवारों का, जिसमें इंडिविजुअल्स हैं या उस टाइप के जो लोग हैं, उनका हम एक ग्रुप बना के और उन्हीं को इनकरेज करते हैं कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, प्लांट हम उपलब्ध कराते हैं, प्लांटिंग वो खुद देखें, ड्राउट पड़ गया तो उसमें पानी दें, जब वो क्रॉप तैयार हो जाएगी 1 साल बाद 2 साल बाद, कुछ शॉर्ट रोटेशन की क्रॉप्स होती हैं, 1 साल लगता है 1.5 साल लगता है, तो वो जड़ी बूटियों की जो जब क्रॉप होगी तो उसकी जो हार्वेस्टिंग है, उसका जो दोहन है वो करें। उसके बाद जो है हम प्रोजेक्ट की तरफ से उसमें वैल्यू एडिशन कराते हैं कि उसकी ग्राइंडिंग करनी है, उसका पाउडर मार्केट में जाता है, कि उसकी जड़ें जाती हैं, कि उसका पत्तियां जाती हैं, वो सारी चीज़ हमने रिसर्च करके उसके बाद हम उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड पैकिंग के तौर पे पैक बना के मशीनें दे के उसको कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे प्रोजेक्ट से और वन विभाग की तरफ से हम उसकी मार्केटिंग लिंक कर रहे हैं, चाहे वो झंडू है, चाहे वो दूसरी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है देश की, जिनके पास डिमांड रहती है, तो उनके साथ हमारा टाई अप हो रहा है। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी जो उसकी लोगों की जो भागीदारी उसमें बढ़ेगी, तो हमारे मार्केटिंग का कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा
बाकी सब चीज़ों में मार्केटिंग का इशू आता है। जो ये मेडिसिनल प्लांट है, वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट या जो अपने खेतों में लगाए हैं, उसके लिए मार्केट बेअंतहा मार्केट उपलब्ध है। जी सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो अभी फार्मर्स हैं, दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट, है ना। वो अवेयर नहीं है, तो उनको उनके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या उनके लिए ट्रेनिंग कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं? जी जी जी, हम जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले वन विभाग की तरफ से या हमारे प्रोजेक्ट की तरफ से हमारी टीम गांव में जाती है और गांव वालों की 1 बार 2 बार 3 बार मीटिंग करते हैं। फिर हम उनको समझाते हैं, फिर हम उनका जो प्रोफाइल है उसका कि किसके पास कितनी खेती है, किसके पास बंजर खेत पड़े हुए हैं, उनमें खेतीबाड़ी करने की कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, तो हम बोलते हैं कि अपने इस लैंड पे आप जड़ी बूटियाँ लगा लो, है ना। जैसे मान लो कोई पारंपरिक खेती कर रहा है तो हम बोलते हैं वो कंटिन्यू रखो, पर जो आपके पास सरप्लस लैंड है उस पर उसको ट्राई करो। फिर भी बहुत सी ऐसे गाँव के गरीब लोग होते हैं, उनके पास बहुत कम लैंड होती है, तो हम ये कहते हैं कि 5 हेक्टेयर एरिया जो है आप आइडेंटिफाई करो अपने क्षेत्र में, और अगर वो सरकारी 5 हेक्टेयर एरिया, वहाँ आप बड़े पौधे भी लगाइए, तार बाड़ हम दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो अंडर स्टोरी है उसमें जो है जड़ी बूटियाँ लगाइए। तो सर क्या इसमें फार्मर्स को कोई फॉर्मेलिटीज होती है जो उनकी पूरी करनी होती है? मैंने कहा ना कि वो विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी बनेगी, उसके बाद फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसका बैंक में अकाउंट खुलेगा, उसके बाद फिर हमारी तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या जो टेक्निकल सपोर्ट है वो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो खेती करता है कि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो, तो सबसे पहले बात आती है कि आप जो है वो उनको कैसे उनको सुनिश्चित करवाते हैं कि फ्यूचर में जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो इंक्रीज होगी? बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पहली चीज़ तो है कि जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उसका हर वर्ष जो है आप ये समझिए कि 25-30% रेट बढ़ जाता है जी। और ख़ास तौर पे अभी पिछले 3-4 साल में जैसे कोविड का प्रकोप रहा जी। तो जो चीज़ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि गिलोय होती है, गांव में हमारे कॉमन होती है, लोग उसको काट काट के फेंकते थे, पशुओं को खिलाते थे, लेकिन कोविड में एक बात निकल के आई कि गिलोय का जो है रस आप सवेरे पिएं तो उसमें कोविड का प्रकोप नहीं होता। आप विश्वास नहीं करेंगे, वही गिलोय 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो बिकी। तो ये एक लिंकेज की बात है। इसी तरीके से जो दूसरी स्पीसीज हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो उनकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और अभी जिस ढंग से हिंदुस्तान के अंदर हमने जो फार्मास्यूटिकल को और जो ख़ास तौर पे आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल ने जो अपना स्थान बनाया है, ये धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है विदेशों में। अब मैं जैसे आपको बताता हूँ कि जो केमिकल दवाइयाँ बनती हैं हमारे केमिकल सॉल्ट से बनती हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो अब जो है जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बेशक हम एलोपैथिक दवाई बनाएंगे पर उसके जो केमिकल्स हैं उसको हम पेड़ पौधों से एक्सट्रैक्ट करेंगे जी। तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो लगभग जीरो हैं। एंड नाउ दिस कंपनीज ये सब जो है अपने रिसर्च विंग में इसको रिसर्च कर रही हैं। तो एक मैं जो छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, अब तो काफ़ी मतलब उस पर रिसर्च हो चुकी है। एक हमारा टेक्सस करके यूलिप बोलते हैं हम, खाड़ भी बोलते हैं, वो पौधा होता है, उसमें जो है कैंसर की ड्रग निकलती है। तो बहुत पहले जो है लोग उसकी बालन के तौर पे उसको ये करते थे, बाकी उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं था। लेकिन 90s में ये पता लगा कि इसके जो पत्तियां हैं उसमें जो रस होता है उसमें टैक्सोल होता है, और वो टैक्सोल से जो है कैंसर की ड्रग बनती है। अब पूरी दुनिया में जो कैंसर की ड्रग बन रही हैं उसके लिए टेक्सास की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और 500 रुपये किलो 600 रुपये किलो वही पत्तियाँ जिनकी कोई वैल्यू नहीं हम लगाते थे वो मार्केट में जा रही है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ जो इनोवेटिव फार्मर्स थे उन्होंने अपने बगीचों में टेक्सास लगाना स्टार्ट कर दिया है। और एक आधे फार्मर के यहाँ मैं विजिट करने स्वयं भी गया तो मुझे पता चला कि 1 साल में लगभग 8 करोड़ की रिटर्न जो है वो उसकी ले रहे हैं। तो इससे ह्यूज मार्केट, लेकिन इसको यही है कि इसको लोगों इसको अपनाएं और इसको जितना जल्दी अपनाएं और जितना जल्दी उसमें काम स्टार्ट करें। मेन थिंग सर वो ये कि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा लोगों में होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जाके लोगों को बताएं, और लोग अगर इसको करेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इसमें ना तो कोई डैमेज होने का खतरा है, ना पुरानी होने का खतरा है। जितनी पुरानी जड़ी बूटी उतना ही इफेक्टिव है। और
साथ ही साथ जो है इसकी मार्केट जो है वो अब हमेशा अवेलेबल रहती है, तो लोगों को रिस्क नहीं है। जी सर, हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी अलग है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे जो है वो हम कौन कौन सी जड़ी बूटियां जो है वो कहाँ कहाँ पर उगा सकते हैं? ये क्योंकि हिमाचल बड़ी वैरायटी है, वैरायटी हम शिवालिक से चलते हैं, फिर मिडिल हिमालय आ जाता है, फिर ट्रांस हिमालय आ जाता है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। जैसे मैंने कहा कि जो निचला क्षेत्र है वहाँ एलोवेरा, फिर आपका हरड़ भेड़ा आंवला, फिर आपका जैसे मैंने कहा स्ट्रॉबेरी है, तो ये स्पीसीज जो हैं वो निचले हिमाचल में पाई जाती हैं। थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट इनको चाहिए। जी सर। फिर आप मिडिल हिमालय में चले जाएं तो आपका कड़ू, पतीस, ये चीज़ें जो हैं, हथपंजा, सालम पंजा, ये चीज़ें जो हैं वो उगाई जाती हैं और नेचुरली भी पाई जाती हैं। फिर अगर आप थोड़ा और हायर रिचेज में चले जाएं तो जैसे रत्न जोत है, फिर आपका नाग छतरी है, बहुत मतलब जिसकी बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, वो जो हैं वो स्पीसीज पाई जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि लगभग 1756 के करीब जो आइडेंटिफाइड स्पीसीज हैं जो हिमालय में पाई जाती हैं और जिनका जड़ी बूटियों का, उन जड़ी बूटियों का हमारे जो किसी भी प्रकार का जो रोग है उसके निदान की क्षमता है। और जैसे आयुर्वेदा हमारा पूरा इसी से बना है, तो उसमें जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो उसमें सॉल्यूशन सारा इन जड़ी बूटियों में पाया जाता है। जी सर। सर, अगर कोई भी किसान जो है वो अपनी लैंड पे जो है वो इन जड़ी बूटियों को उगाता है, तो क्या आपका डिपार्टमेंट उनको अनुमति देता है कि वो फार्मर जो है वो उनको निर्यात भी कर सके? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कुछ 3-4 स्पीसीज ऐसी हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोहिबिटेड है, लेकिन प्रोहिबिशन ऐसी नहीं है कि आप उसकी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। उसमें प्रोविज़न ये है कि उन स्पीसीज की अगर आप स्थानीय जो वन मंडलाधिकारी है उसके यहाँ अगर आप एप्लीकेशन दें और उनसे एक रजिस्ट्रेशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लें कि हम ये स्पीसीज जो है अपने खेतों में उगाना चाहते हैं, तो वो उसका मुआयना करेंगे और जो है उसकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो एक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे डिपार्टमेंट वाले उनसे कलेक्ट करेंगे कि ये और इसका जो ओरिजिन है वो खेत है, वाइल्ड नहीं है। उसका कारण ये है कि बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गई हैं, अगर उसका और थोड़ा सा दोहन करें तो वो जो है वो मतलब ख़त्म हो जाएंगी, पृथ्वी के ऊपर से खत्म हो जाएंगी। तो सर उनके दोहन को खत्म करने के मतलब ना खत्म हो, उनको प्रिजर्व, तो आपका डिपार्टमेंट क्या क्या कार्य करते हैं? नहीं, हम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं कि लोग उसका दोहन ना करें, लोगों के राइट्स हैं जंगलों में, पर हम उनको बोलते हैं कि ये वाली स्पीसीज जो है हम अलाउ नहीं करते एक्सपोर्ट, तो इसको आप ना निकालिए। पर अगर क्योंकि मार्केट में डिमांड है, तो अगर कोई यूजर ग्रुप अगर उसकी प्रोपेगेशन उसको उगाना चाहता है अपने खेतों में, तो उनको एक सिंपल लाइसेंस लेना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है डीएफओ के पास, तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फिर वो जो उनका प्राइवेट ओरिजिन है उससे जब वो निकालते हैं तो उसकी फिर उसको एक्सपोर्ट देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने टैक्सेस की बात की, बहुत से लोग जो हैं वो प्राइवेट लैंड पे टैक्सेस लगा रहे हैं, सरकारी लैंड से हम उसको अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि बहुत क्रिटिकली डाउन हो गया है, इस स्पीसीज का जो अस्तित्व थोड़ा खतरे में आ गया है। लेकिन जो प्राइवेट लोग अपने खेतों में लगा रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट दे रहे हैं। जी सर। तो सर जो एक्सट्रैक्शंस की जो आपकी विधि होती है कि कैसे हमने एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि कुछ लोग पुराने ज़माने में लोग इतने अवेयर नहीं थे, वो बड़े उससे वो एक्सट्रैक्ट करते थे कि ताकि उनके वो रूट्स भी साथ में रहते और वो स्पीसीज एंडेंजर्ड है, तो वो स्पीसीज जो है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है? हाँ, हम जो हैं वो टेक्निकल कोशिश करते हैं लोगों में, क्योंकि लोगों के राइट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग सब जंगलों में, रिजर्व फॉरेस्ट है, डीपीएफ है, राइट्स जो हैं, इवन नेशनल पार्क सेंचुरीज हैं, उसमें भी राइट जो हैं लोगों के लगे हुए हैं और लोग जो है वो उसका दोहन करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उस दोहन को हम रेगुलेट करें, क्योंकि आप समझते हैं कि कोई भी स्पीसीज है उसकी फ्रूटिंग है, उसका बीज निकलेगा, तो अगर उसको बीज निकलने से पहले ही अगर हम उसका दोहन कर लेंगे या जड़ों से उखाड़ लेके ले जाएंगे तो उसकी जो है वो एक तरह से बीज नाश हो गया। जी सर। तो वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको लोगों को बताएं कि फलां स्पीसीज जो है इस महीने तक इसकी जो है बीज निकलते हैं, तो आप इस महीने के बाद जो है इसका दोहन करें। और ये बहुत स्टेट टाइम में जब पुराने थे, चंबा में भी था, मंडी में भी था, एक छोटी जड़ी बूटियों का एक एक्ट था और उसमें बड़े बहुत अच्छे से डू एंड डोंट जो हैं वो प्रिस्क्राइब थे। तो नॉर्मली ये कहा जाता था
कि भाई सितंबर अक्टूबर के बाद जो है जड़ी बूटियों का दोहन करना चाहिए। उससे पहले उन लोगों ने तो उसको एक प्रथा के तौर पे उसको प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीजन था। एक तो रीजन ये था कि वो जड़ी बूटी मैच्योर हो जाएगी तो उसके बीज गिर जाएंगे, अगले साल को और उगेगी। दूसरा ये था कि जब वो मैच्योर हो जाएगी तो उसके जो जिस भी भाग का प्रयोग उस दवाई बनाने में होता है उसमें वो दवाई जो है वो प्रचुर मात्रा में आ जाएगी। अगर आप उसको कच्चा निकाल लेंगे तो फिर उसमें वो दवाई उसका जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो बहुत कम होगा। इसलिए ये रेगुलेशन जो है साथ साथ हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, क्योंकि लोग भी समझते हैं कि जब एक्सेस दोहन हो जाएगा तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। जी सर। सर अभी तो हम बात कर रहे थे कि हमें ये उगाना चाहिए, हमें इन जड़ी बूटियों से ज़्यादा, लेकिन अब बात आती है कि हमें उन जड़ी बूटियों से जो मतलब आउटपुट निकलता है, मतलब आपने जो फाइनल जो गुड्स जो तैयार करना है, क्या उसकी ट्रेनिंग भी आप फार्मर्स को करवाते हैं? नहीं, लिमिटेड ट्रेनिंग। ओके सर। उसमें 2-3 तरह से हमारी जो अप्रोच है, अभी हम अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे हैं। हमारे जो पड़ोसी राज्य है उत्तरांचल, उसमें बहुत ऑर्गेनाइज उन्होंने थोड़ा कर दिया है। उन्होंने जैसे एक बड़ा क्लस्टर लेवल पे उसको ले गए हैं और क्लस्टर लेवल पे पौधे उगाते हैं, नर्सरीज उगाते हैं और लोगों को देते हैं, और साथ में बाई बैक मैकेनिज्म भी उन्होंने किया हुआ है कि जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा का सारा उस सोसाइटी में जमा करा दो, फिर वो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो इससे कम्बिनेशन जो इंडस्ट्री और ग्रोअर का एक कम्बिनेशन बना दिया उन्होंने। हाँ, हम भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1 आधे साल में हम इस दिशा में बहुत प्रचुर तरीके से इन प्लेस हो जाएंगे। मेन जो हमारा आज की डेट में हमारी जो कोशिश है कि सबसे पहले तो यह कि ग्रोअर उसको उगाएं, लोग उसको उगाएं। तो जब एक बार प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम अभी आज की डेट में हम उनको कहते हैं कि आप इसकी वैल्यू एडिशन करें। अगर उसका पाउडर मार्केट में चाहिए तो पाउडर के रूप में ले जाओ। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि आंवला है, तो नॉर्मल आंवला आप तो जंगल से इकट्ठा करते हैं या अपने खेतों से इकट्ठा करते हैं, 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो बिकता है। लेकिन उसी आंवले को अगर आप पाउडर बना के पैक करके मार्केट में लाएंगे तो 200 रुपये 250 रुपये किलो बिकता है। सो बहुत ज़्यादा मतलब गैप है वैल्यू एडिशन से। तो अभी तो उस लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं, जड़ी बूटियों का जितना भी दोहन है उसकी जो वैल्यू एडिशन है उतनी कर। लेकिन जैसे आपने बात की एंड प्रोडक्ट, अब एंड प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्री में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें बहुत साइंटिफिक उसकी जो मिक्सचर है, उसकी जो रेशो है, उसमें कितनी मात्रा किस स्पीसीज की होनी चाहिए, किस दवाई के लिए वो होनी चाहिए, वो थोड़ा सा साइंटिफिक वाला पार्ट है। वो मुझे लगता है किसान नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उतनी कर वैल्यू एडिशन करें, फिर अगर बहुत अच्छा अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी जा सकते हैं। जी सर। तो मेन प्रॉब्लम आती है कि ठीक है आपका प्रोडक्ट भी हो गया, आपके पास जो आउटपुट थी वो भी, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि फार्मर्स को जो है वो मार्केटिंग करने के लिए, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाता है? सब 2-3 तरीका से अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। जी सर। जो हमारा जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उनके रीजनल सेंटर है जोगिंद्रनगर में, और उन्होंने एक वेब पोर्टल बनाया है। जी सर। और उस वेब पोर्टल में आप अगर मान लो आपके पास 10 किलो भी कोई चीज़ हुई है तो आप उसको ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, आपको उसके ऑनलाइन आपका पैसा आ जाएगा और कोई आके आपके घर से उसको उठा के ले जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। बहुत सी स्पीसीज ऐसी लिस्ट कर दी हैं। जी सर। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट की तरफ से जो हमारा जायका प्रोजेक्ट है उसको हम फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ पहले ही लिंकेज बिठा दें। तो क्योंकि कंपनियों को ज़रूरत होती है तो उसको हम मतलब उसमें कोई मार्केटिंग में, जैसे मैंने पहले कहा कि मार्केटिंग तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि जितनी प्रोडक्शन हमारी उसके 1/10 भी नहीं है। जी। तो ये चीज़ जो है वो बहुत मतलब अहम है। जी सर, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से हमें जड़ी बूटियों की खेती जो है वो करनी चाहिए और इससे हमारे आउटपुट भी हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा है। सर, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो अपील करता हूँ सभी किसानों से, सब हिमाचल प्रदेश के सभी जितने 90% जनता हमारी गाँव में बसती है, तो थोड़ा सा जगह निकाल के आपको बहुत अच्छी सी जो है इसकी जो है रिटर्न जो है आपको मिल सकती है। तो आप जड़ी बूटियाँ अपनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।